हाँ जी। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में बात कर रहा है? टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो की टर्म है इसके अंदर, नंबर 1 इज टाइम ऑफ सप्लाई और नंबर 2 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो दोनों के लिए दो अलग अलग यूनिट बनाई गई है। यूनिट 1 है आपका किसके बारे में? टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, और यूनिट 2 है किसके बारे में? वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। तो फिलहाल जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई यूनिट 1। अब टाइम ऑफ सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या है? तो अभी तक हमने सेक्शन 11 देखा। सेक्शन 11 तक हमने देख लिया कि भैया किस किस चीज से लेवी और कलेक्शन वगैरह होती है, किस तरीके से एग्जम्पशन होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर किसका आता है? टाइम का। टाइम का मतलब क्या हुआ कि कब उसको सप्लाई माने, मतलब कब उसको टैक्स देना पड़ेगा, कब वो जो ट्रांजैक्शन हुई वो इफेक्टिव डेट क्या होगी, इफेक्टिव समय क्या होगा जब हम कह देंगे कि हाँ जी अब ये घटना घट गई, अब निकालो टैक्स। ऐसा होगा ना कि किसी मंथ में उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब क्या है कि लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किसी डेट पे इनवॉइस काटा जाता है, किसी डेट पे सामान पहुंचाया जाता है, किसी डेट पे उससे पैसे मिलते हैं, या इससे भी पहले की बात करें तो किसी डेट पे उसने रिक्वेस्ट किया होगा खरीदने के लिए, परचेज ऑर्डर खरीदा होगा, सेल्स ऑर्डर हुए होंगे। कई बार होता है कि एडवांस पेमेंट दे देता है, सामान गया ही नहीं है। तो मल्टीपल डेट्स हैं, अलग अलग डेट पे अलग अलग घटनाएं होती हैं। अपने को क्या देखना है कि किस डेट पे उसको क्या मानेंगे हम? सप्लाई। किस डेट पे उसको क्या मानेंगे? सप्लाई। क्योंकि जिस डेट पे वो सप्लाई मान लिया जाएगा तो क्या होगा, जनरली क्या होता है कि सपोज करो एक महीना है आपका अप्रैल, 1 से लेके 30 तक। अब अगर इसके बीच में कभी भी कोई डेट पे अगर किसी की टाइम ऑफ सप्लाई आ जाती है, सपोज करो कि 24 अप्रैल को पता लगा कि टाइम ऑफ सप्लाई है, इशू किया था इनवॉइस और उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान रहे हैं, जो भी है। तो अगर 24 अप्रैल होगा टाइम ऑफ सप्लाई, तो इसका मतलब क्या है कि उसको टैक्स कब देना पड़ेगा? अगले महीने की 20th को, अगले महीने की 20 तारीख से पहले। मतलब क्या है कि किसी भी महीने की कोई भी घटना होती है तो उसका आपको टैक्स का भुगतान कब करना होता है? उसके नेक्स्ट मंथ के 20 से पहले। ठीक है। अब ये जो 20 है ये चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब क्या है कि किसी के लिए ये 20 है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, किसी के लिए ये 22 है, किसी के लिए ये 24 है और किसी केस में ये 25 है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेट है टैक्स पेमेंट की। आपको ना ये याद करना है, ना आपकी किताब में ये लिखा हुआ। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो आज के टाइम पे चल रहा है आपके लिए इररिलेवेंट है। आप बोलोगे जो भी भैया लिमिट, जो भी डेट प्रिस्क्राइब की गई है एज पर दी रूल, एज पर दी लॉ, उस डेट तक पेमेंट हो जानी चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई होता है उसके सब्सिक्वेंट मंथ के एक पर्टिकुलर डेट से पहले पहले आपको टैक्स पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि 24 को टाइम ऑफ सप्लाई हुआ तो ले बेटा 24 को टैक्स निकालो, पॉसिबल नहीं है। तो इस महीने की जो भी घटना घटेगी, चाहे वो 2 तारीख की घटना हो, चाहे वो 29 तारीख की घटना हो, उसकी टैक्स पेमेंट कब होगी? उसके अगले महीने की एक डेट से पहले। ठीक है। इस महीने की ऐसा नहीं है कि इस डेट से कोई डेट हमें काउंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे 1 से लेकर 30 के बीच में, 1 तारीख को चाहे 30 तारीख को कोई भी घटना घटेगी, नेक्स्ट मंथ के एक पर्टिकुलर डेट से पहले पहले आपको उसकी टैक्स पेमेंट करनी होती है। तो हमें क्या पहचानना है कि अब सपोज करो किसी ने जनवरी में परचेज ऑर्डर दिया था, फरवरी में हमने उसको माल दे दिया, मार्च में उसके पैसे आए, अप्रैल में हमने उसको इनवॉइस इशू किया। ऐसे अलग अलग डेट्स हो सकती है ना कि किसी महीने में कुछ काम हुआ, किसी डेट में कोई काम हुआ। तो अपने को ये पता लगाना है कि किस डेट को हम मानते हैं इफेक्टिव डेट, किस डेट को हम लेके चलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड। ठीक है। 2 सेक्शन की यहां बातें होंगी, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 किसकी बात करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई जब हम निकालेंगे किसका? गुड्स का। और सेक्शन नंबर 13 किसकी बात करेगा? जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे किसका? सर्विसेज का। तो 2 चीजें हैं, गुड्स का भी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा अलग तरीके से, सर्विस का निकलेगा अलग तरीके से। और हर किसी के अंदर ये 4 पैरामीटर है जो आपको यहाँ पे ओवरव्यू में दिख रहा है। ये 4 पैरामीटर है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किसके बारे में बात करेगा? सेक्शन 12 इसको डील करके चलेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन लेके चलेगा? सेक्शन 13। आज का अपना टारगेट हम इसको खत्म करके जाएंगे। ठीक है। 2 पार्ट में खत्म होगा, पहले कुछ बेसिक्स और आपका लॉ, और फिर अगले पार्ट में एनालिसिस को देखेंगे। तो 2 पार्ट के अंदर हमारे सेक्शन 12 हमारा निपट जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर कितनी चीजें आएंगी? 4 चीजें आएंगी कि भैया अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें कब? फॉरवर्ड चार्ज की केस में तो क्या होगा? तो अलग कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज होगा तो अलग कॉन्सेप्ट है। तीसरा आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। अभी वाउचर्स क्या होते हैं? जनरली आपने सुना होगा कि कंपनीज वगैरह क्या होती है ना, वाउचर्स देती है। मेरे पास वाउचर है, मैं एक कंपनी चलाता हूं, मेरे पास वाउचर है रिलायंस ट्रेंड्स का, मैंने अपने एम्प्लॉय को वाउचर दे दिया, लो जी 1000 रुपए का वाउचर है, तुम इसको इनकैश कर सकते हो। ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं इस टाइप के वाउचर के। एक तरीका होता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट प्रिस्क्राइब होगा उस वाउचर के ऊपर कि कितने का वाउचर है, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो वाउचर में लिखा हुआ है कि आप कोई भी शर्ट परचेज कर सकते हो इस ब्रांड से,
बिग बाजार से, रिलायंस से, कहीं से भी कोई भी शर्ट ले सकते हैं, कोई भी टिफिन बॉक्स ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा एक आइटम है प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितने का वो आउटकम होगा। तो दो टाइप की सिचुएशन होगी, दो टाइप के उसके रूल हैं, वो देखेंगे अपन लोग यहाँ पे। और उसके बाद जो बच जाएगा, बची खुची बातें कहां आएंगी, रेसिडुअल केसेस के अंदर, जो भी बचा कुचा मामला होगा वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो यही चार बातें हैं कहां पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर, और यही चार बातें हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर, जो कि हम देखेंगे सेक्शन 13 के अंदर। पर दोनों के जो लॉ है, मतलब दोनों की जो कैलकुलेशन का तरीका है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए इसको दो पार्ट में अलग अलग रखा गया। अगर एक जैसा होता तो एक साथ रख सकते थे, है कि नहीं। चलो, अब ये समझ में आ गया टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है टाइम ऑफ सप्लाई का। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अंदर जनरली चार बातों में कैटेगराइज किया गया है, फॉरवर्ड चार्ज का, रिवर्स चार्ज का, वाउचर्स का, और बचे खुचे जो मिसलेनियस केस हो जाएंगे उसकी बातें, ठीक है। इस तरीके से पूरा इसका ओवरव्यू है आज की क्लास का। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन एक बार रीड मान लेते हैं। फिर जब हम सेक्शन शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, सेक्शन से पहले हमें क्या देखने पड़ते हैं, कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस। ऑल्दो उसमें से कई सारे डेफिनेशंस आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन आपको पता है कि गुड्स क्या होता है, पता है, पढ़ चुके हम पहले। आपको पता है सर्विसेज क्या होता है, ये भी आप पढ़ चुके पहले। आपको पता है रेसिपिएंट कौन होता है, ये भी आप पढ़ चुके पहले। आपको पता है सप्लायर कौन होता है, ये डेफिनेशन भी पहले आ चुकी है। ये दोबारा यहां लिखी हुई है, एक बार दोबारा पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इन सेक्शंस में भी होगा, ठीक है। देखो जरा क्या है, जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बढ़िया बात है, हमें पता है। अ सप्लाई कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड इन टाइम्स। कह रहा है एक सप्लाई के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको भी टाइम के बेस पे सेपरेट किया जा सकता है। लाइक जैसे कि परचेज ऑर्डर होता है या एग्रीमेंट कह लो, डिस्पैच ऑफ गुड्स होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, प्रोविजन और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस होता है, एंट्री इन द रिकॉर्ड्स होता है, मतलब जो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने अकाउंटिंग के अंदर उसकी एंट्री करी, पेमेंट होती है उसकी, एंड एंट्री ऑफ द पेमेंट इन द रिकॉर्ड्स होता है, डिपॉजिट इन द बैंक होता है। इस टाइप से कई सारी डेट्स इन्वॉल्व होती है जिसमें अलग अलग टाइम पे सारी घटनाएं घट रही होती है, ठीक है जी। फिर so the question is at what point of time in the aforesaid transaction the GST become payable। सवाल क्या है कि भैया किस टाइम पे GST पेबल होगा, किस डेट को हम कंसीडर करें, किसको इफेक्टिव डेट मान के चलें। Does it become payable when an agreement to supply of goods or services is made। क्या एग्रीमेंट की डेट को मान लेना चाहिए, और when the goods are shipped or the services are provided, क्या इस डेट को मान लेना चाहिए, और when the invoice is issued or the when payment is made, या फिर जब इनवॉइस इशू कर दिया या फिर पेमेंट मिल गई तब मान लेना चाहिए। मतलब मल्टीपल डेट्स है यहाँ पे, किस वाले फैक्टर को हम कंसीडर करें। What if the goods are shipped over a period of time। अगर शिपिंग में बहुत टाइम लग रहा है तो उस केस में क्या होगा, इनवॉइस इशू हो गया, शिफ्ट होगा कई टाइम के बाद, तो उस केस में क्या होगा। What if the services is provided over a period of time। ऐसे ही है कि सर्विसेज भी आपको बहुत लंबे समय तक बहुत बाद में मिलेगी, तो क्या होगा। वो प्रोविजंस रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइड आंसर टू all such and other questions that arise with respect to time when the liability to pay CGST and SGST UTGST इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में और IGST इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में अराइज होती है। मतलब क्या है कि टाइम के बारे में जैसे आप सोचना शुरू करते हो तो उन सभी का जवाब आपको कौन देगा, सेक्शन नंबर 12 और 13। इन अदर वर्ड्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या इंडिकेट्स करता है, पॉइंट इन टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बता रहा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी लायबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है। ऑब्वियसली पे कब करना है, अगले महीने के एक पर्टिकुलर डेट से पहले, लेकिन लायबिलिटी अराइज होगी मतलब आज आपने बिल अगर काट दिया और अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई था तो आपको पता लग गया कि भैया अगले महीने तक मुझे इतने पैसे जमा करने हैं गवर्नमेंट को, तो मतलब एक लायबिलिटी आपकी अराइज हो गई, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक लायबिलिटी आ गई कि इतने पैसे हमें नेक्स्ट मंथ की इस पर्टिकुलर डेट से पहले पे करने हैं। It is important to note here that though the liability to pay tax arise at a time of supply, the same can be paid to the government by the due date prescribed with reference to the set time of supply। मतलब कि लायबिलिटी अराइज हो जाती है, ऐसा मतलब नहीं कि पे कर देना है, उसके लिए एक ड्यू डेट है, उससे पहले आपको पे करना होता है। For instance, if the time of supply is given of a given supply is 25th में, अगर टाइम ऑफ सप्लाई हमारा निकल के आता है 25 में, जो टैक्स लेविएबल thereon would be payable latest by, अगर 25 मई को होगा तो अगले महीने की 20 से पहले। ये इन्होंने एग्जांपल लिया है, 20 को एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, आपको हमेशा क्या लिखना है, प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब ड्यू डेट, इस टाइप का वर्ड यूज करना है। कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन करना। विच इज द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन द CGST एक्ट। चलिए जी, द CGST एक्ट प्रोवाइड्स सेपरेट प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस एक्ट ने क्या किया,
दो टाइप के प्रोविजन बताए हैं, गुड्स के अलग बताए हैं सेक्शन 12 के अंदर, सर्विसेज के अलग बताए हैं सेक्शन 13 के अंदर। एक सेक्शन आपका और है सेक्शन नंबर 14, जो कि आप यहां नहीं पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे? फाइनल में जाके। थोड़ी सी एडवांस बातें हैं सेक्शन नंबर 14 के अंदर, तो वो आपका स्किप है, वो यहां पे कवर नहीं है। वही कह रहा है, देखो सेक्शन 14 प्रोवाइड्स फॉर द मेथड of determining the time of supply in case there is a change in rate of tax on supply of goods or services। मतलब कि अगर रेट ऑफ टैक्स के अंदर चेंज होता है तो उस केस में क्या मेथड लगाया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, वो बताया गया यहाँ पे सेक्शन 14 के अंदर। और नीचे क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी डिस्कस्ड एट फाइनल लेवल। फिलहाल आपके मतलब का ये नहीं है, तो ये छोड़ के अपन चलेंगे। Section 12 and 13 employs the provision of Section 31 relating to issue of tax invoice as a reference point। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जब सेक्शन 12 और 13 पढ़ेंगे ना, तो अपने को सेक्शन नंबर 31 जो है उसको भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां किसकी बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 31 किसका है, टैक्स इनवॉइस का। अब जब सेक्शन 12 आप देखोगे तो वहां पे बात करेगा कि जिस दिन इनवॉइस इशू हो गया हो या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, उस डेट को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ऐसा वर्ड लिखा आएगा तो अपने को क्या पता किस दिन हो जाना चाहिए था, वो कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 31 के अंदर, कि भैया किस दिन डिलीवरी होगी तो उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए या इतने दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। जो भी प्रोविजन है इनवॉइस इशू होने के, वो कहां लिखे हैं, सेक्शन 31 में। और सेक्शन 12 का कह रहा है कि जिस दिन हो जाना चाहिए था तो उस दिन को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो हो जाना चाहिए था ये वाली डेट कहां से पता लगाएंगे, सेक्शन 31 से। तो इसलिए उसका भी आपको यहां पे हेल्प लेके चलना है। बाकी अगर बात करें डिटेल की, तो वो आपको यहां पे नहीं पढ़ना, वो आप कब पढ़ोगे, जब आप आगे का चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर 8, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, टैक्स इनवॉइस वगैरह क्या होता है। लेकिन अभी इस चैप्टर नंबर 8 का एक सेक्शन होगा 31, उसकी भी लिमिटेड बातें जितनी की जरूरत है वो आपको यहां पे डाल के बताई गई है, उसको अपन पढ़ के चलेंगे। ठीक है, आगे देखो, इवेंट्स लाइक इश्यू ऑफ इनवॉइस, नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, नंबर 2, provision of services, number 3, receipt of services as recorded in the books of account need to be analyzed to determine the time of supply when tax on supply is payable under forward charge। मतलब forward charge में क्या काम की चीज है, क्या बता रहा है, issue of invoice ये काम की चीज है, receipt of payment काम की चीज है, provision of service और receipt of service ये सारी हमारी काम की चीजें हैं। किस केस में, जब हम बात करेंगे किसकी, forward charge की। रिवर्स चार्ज की बात करें तो when the tax on supply is payable under reverse charge, events like date of receipt of goods, date of making payment, date of issue of invoice need to be analyzed to determine the time of supply. The provision relating to time of supply essentially fix the tax collection event to the earliest possible time। जनरली बिहाइंड मतलब आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमें वो डेट निकालनी है जिससे कि जल्दी से जल्दी टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी जो है वो डाली जा सके, मतलब टैक्स कलेक्ट करवाया जा सके। गवर्नमेंट के माइंड में ये चल रहा है कि ये मल्टीपल डेट्स में इंसान खेल रहा है, तो हमें तो ऐसी डेट पकड़नी है जो रीजनेबल भी हो और जल्दी से जल्दी हमें को पैसा भी मिल जाए टैक्स का। गवर्नमेंट ये सोच के इसको फ्रेम कर रही है। आओ जी आगे देखें, वही बात कह रहा है कि ये दोनों सेक्शन को पढ़ना है। दोनों सेक्शन को पढ़ने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन देखनी होगी। तो अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें अगर आईजीएसटी एक्ट के अंदर, तो कौन सा सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 20। और भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बट इन्होंने मेंशन कर दिया। चलो जी, रेलेवेंट डेफिनेशन के अंदर आते हैं। पहला डेफिनेशन है एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये आपने नहीं पढ़ा पहले। एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन सा होता है, बेसिकली जब कभी भी किसी भी एंटरप्राइज की मैनेजमेंट में आपका कंट्रोल है। मतलब क्या है कि आपका एक एंटरप्राइज है, एक एंटरप्राइज है पे। अब ये ए का जो है वो मैनेजमेंट के अंदर, किसकी मैनेजमेंट में, बी की मैनेजमेंट में कोई भी कंट्रोल है या उसका कैपिटल लगा हुआ है यहाँ पे या किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस है, तो उस केस में इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब मिलीजुली जो एंटरप्राइज होती है, मिलीजुली, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ऐसा जीएसटी कह रहा है। आपको यहाँ अकाउंटिंग की टर्म नहीं उठानी है कि सब्सिडियरी होल्डिंग इस टाइप की बातें नहीं बता रहा। सिंपल कह रहा है एसोसिएट का मतलब क्या है, जो आपस में मिले हुए। एसोसिएटेड है वर्ड ही क्या है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या है, जिसमें आपस में कोई ना कोई मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा, तो वो एसोसिएटेड के अंदर आ जाएगा। क्या कह रहा है, अच्छा दूसरी चीज उन्होंने और रेफर कर दी कि भैया एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब वही होगा जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92A के अंदर लिखा हुआ है। मतलब यही बात कहां पे लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 92A के अंदर, कि जो मीनिंग जीएसटी लेके चल रहा है। क्या मीनिंग लेके चल रहा है उसको देखो। ब्रॉडली एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज मीन एन एंटरप्राइज व्हिच पार्टिसिपेट्स
ए जो है वो बी में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन दी, कहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ दी अदर एंटरप्राइज। तो इस तरीके से अगर किसी का पार्टिसिपेशन है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो वो क्या माने जाते हैं आपस में, एसोसिएट एंटरप्राइज। और यही भाषा जो है वो कहां लिखी हुई है, आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी लिखी हुई है, वहीं से इसको चुराया गया है। क्लियर। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जी, तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जनरली क्या होता है कि कोई भी रिकॉर्ड या तो वो रिटन हो या तो वो प्रिंटेड हो, तो उसको हम क्या कह के चलते हैं, डॉक्यूमेंट। ऑल्दो डॉक्यूमेंट की परिभाषा कहां से चुराई जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। ये आईटी एक्ट है बेसिकली, जो कि इन चीजों को एक डिजिटल फॉर्म में लेके आता है। तो इन्होंने भी प्रिस्क्राइब करके एक डेफिनेशन दे दी कि इन चीजों को हम डॉक्यूमेंट मान के चलते हैं गवर्नमेंट के सेंस के अंदर, तो उससे चुराई हुई है। बट मोटा मोटा क्या है कि डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड होता है, रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ एनी सॉर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज टी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज टी के अंदर इन्होंने डिफाइन कर दिया, वो वाली चीजें भी डॉक्यूमेंट के अंदर आती हैं, और उसके अलावा भी कोई रिटन या प्रिंटेड रिकॉर्ड होगा तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। बहुत ज्यादा ये रेलेवेंट नहीं था। इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस क्या होता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि सेक्शन 31 जो कहता है कि ये टैक्स इनवॉइस है, वही टैक्स इनवॉइस है। ठीक है, तो सेक्शन 31 आपको ध्यान रखना है। गुड्स आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो, कराओ रिपीट, ये छोड़ दें। पता है आपको हर मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी किसको छोड़ के, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। तो इस तरीके से गुड्स की डेफिनेशन है, मैं रीड नहीं करवाता हूं, बट इन्होंने क्या किया, एक पिक्चर और बना दिया, तो इसको बस देख के चल लेते हैं कि गुड्स का मतलब क्या है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी। इंक्लूड क्या होता है, ये सारे आइटम, कौन सारे आइटम, एक्शनेबल क्लेम हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गए, ग्रास हो गए, थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। और एक्सक्लूड क्या होता है आपका, मनी और सिक्योरिटी, ये गुड्स की परिभाषा में नहीं आता, आपको पता है। प्रिस्क्राइब अगर कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, तो आपको लेके चलना है, उसका मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। जैसे कि जब भी डेट की बात होगी तो वहां पे लिखा होगा एज प्रिस्क्राइब, तो एज प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होगा, जो कि रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया। रूल्स किसके अंदर होते हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी एक्ट के अंदर होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट का, तो उस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बनाए गए होंगे उसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो प्रिस्क्राइब वर्ड का हमेशा मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अगला रिवर्स चार्ज क्या होता है, पढ़ चुके थे आप, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जहां पे लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो किसके ऊपर आ जाता है, सप्लायर के बदले रेसिपिएंट के ऊपर आ जाता है, उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसको। सर्विसेज क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ऑल्दो इसको भी इन्होंने पिक्चर में डाल दिया, तो इसको भी पिक्चर से एक बार देख लेते हैं कि सर्विसेज का मतलब क्या है, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन इंक्लूड क्या क्या होता है वो देखना है, और एक्सक्लूड क्या क्या होता है वो देखना है। एक्सक्लूड क्या है आपका, गुड्स सर्विसेज में नहीं होता, मनी नहीं होता और सिक्योरिटी नहीं होता। इंक्लूड क्या होता है, कोई भी एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन, जैसे आपने देखा था मनी कन्वर्जन वाली चीजें की जो एक्टिविटी होती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है पैसे को कन्वर्ट करने का, तो वो भी आपका किसमें काम आता है, सर्विसेज में जोड़ता है। और एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, जो ब्रोकरेज वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन में किसी को हेल्प कर रहे हैं, कि कोई शेयर्स डिबेंचर्स परचेज कर रहा है या बेचना चाह रहा है, उसमें किसी की कोई हेल्प कर रहा है, तो उस टाइप की सर्विस भी आपकी कहां आती है, सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती है। चलिए ये भी पता है आपको। रेसिपिएंट क्या होता है, ये पढ़ चुके थे ऑल्दो पहले। तीन टाइप की कैटेगरी थी कि अगर कंसिडरेशन है तो जो पैसे दे रहा है वो रेसिपिएंट कहलाएगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जिसको माल पहुंचाया गया वो रेसिपिएंट कहलाएगा, और अगर सर्विसेज की बात करें तो जिसको सर्विस दी गई है वो रेसिपिएंट कहलाएगा, और इसके अंदर एजेंट भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। ऑल्दो इसको भी इन्होंने पिक्चराइज कर दिया, देखो जरा क्या है, इफ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर कंसिडरेशन होगा तो उसके इसमें कौन है, पर्सन लायबल टू पे फॉर कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन पे करेगा वो माना जाएगा रेसिपिएंट। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, तो उसके इसमें क्या होगा, टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड या मेड अवेलेबल, और टू हुम पोजीशन यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन मेड अवेलेबल, मतलब जिसको भी सामान दिया गया यूज करने के लिए, जिसको डिलीवर कर दिया गया, वो क्या कहलाएगा, हमारा रेसिपिएंट। और अगर सर्विसेज की बात करें, कंसिडरेशन नहीं है और सर्विसेज का केस है, तो उसके इसमें क्या होगा, टू हुम सर्विसेज इज रेंडर्ड, जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है वो रेसिपिएंट कहलाएगा। साथ ही में रेसिपिएंट में क्या इंक्लूड होता है, हमारा एजेंट, एजेंट भी हमारा इंक्लूड हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। नाउ सप्लायर क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। सप्लायर का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज, पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल इंक्लूड एन एजेंट। ठीक है, कि जो गुड्स और सर्विसेज तो सप्लाई कर रहा है और उसके अंदर एजेंट भी आपका इंक्लूड हो जाता है। अगर एजेंट भी सप्लाई कर रहा है किसी और के बिहाफ पे तो वो भी सप्लायर माना जाएगा। तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। वाउचर, दिस इज द न्यू
वाउचर नया है, इसको पढ़ो जरा, वाउचर का मतलब क्या है? कह रहा है मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for supply of goods or services or both, and where the goods or services are both to be supplied or the identities of the potential supplier are either indicated on the instrument itself or in related documentation including terms and condition of use of such instrument। मतलब क्या हुआ देखो, वाउचर का मतलब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैसे काम करेगा? एज अ टाइप ऑफ कंसिडरेशन काम करेगा। कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक वाउचर दिया, आपने कहा कि मैंने कहा रिलायंस ट्रेंड में यूज कर सकते हो और इसके बदले में आप एक शर्ट परचेज कर सकते हो, तो शर्ट ली, पैसे देने पड़े नहीं, आपने क्या दे दिया? वाउचर, काम हो गया, कंसिडरेशन की तरह काम किया। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने आपको वाउचर दिया था उसमें क्या था कि 80% ऑफ मिलेगा, तो आपने अगर 1000 की शर्ट ली तो आपको 8000 ऑफ मिलेगा, 200 पे करने पड़ेंगे, तो 800 का उसने काम किया, मतलब क्या हो गया? वो पार्ट कंसिडरेशन है, वो फुल कंसिडरेशन नहीं, क्या है वो? पार्ट कंसिडरेशन। तो दोनों चीजें यहाँ पे वही लिखी हुई थी कि भैया उसको सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करता है एज अ कंसिडरेशन या फिर एज अ पार्ट कंसिडरेशन। उसके साथ साथ उसमें क्या है कि उसके अंदर इंडिकेट होता है, मतलब उस वाउचर के अंदर इंडिकेटेड होता है कि कौन है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ साथ उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है कि भैया इस टाइम आवर्स में ही ये वाउचर चलेगा, या इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक वाउचर चलेगा, दिवाली का फेस्टिवल है उसमें चलेगा, या कोई और डेट प्रिस्क्राइब है उसमें चलेगा। मतलब क्या है कि मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन भी उसके अंदर लिखी होती है। तो ये सारी एसेंशियल को जो फुलफिल करता है वो क्या कहलाता है? आपका वाउचर, जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, ये कुछ डेफिनेशन थी, कुछ नई थी वो आपने देख ली, जो कुछ पुरानी थी वो आपकी रिवाइज हो गई। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 12 के अंदर। तो फिलहाल फटाफट से इसके प्रोविजन को सारे समझ लेंगे मोटे हद तक, एनालिसिस को फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखो क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 12, सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर 1 किसकी बात कर रहे हैं हम? सेक्शन क्या है हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, ये बात बता रहा है बस इसके अंदर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द टैक्स लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 1 कितनी प्यारी बात कर रहा है, सबसेक्शन 1 कितनी अच्छी बात बता रहा है, कह रहा है जैसे कहा जा रहा है इस सेक्शन के प्रोविजन के, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, और जो आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जरूरत थी इसकी? इस सबसेक्शन की जरूरत कोई थी नहीं। चलो जी, सबसेक्शन नंबर 2 देखो, ये अच्छी बात बताएगा। ये क्या कह रहा है कि द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कह रहा है कुछ डेट्स बता रहे हैं हम, इसमें से जो भी पहले की डेट होगी, व्हिचएवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कौन कौन सी डेट बता रहा है? कह रहा है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस को इशू कर दिया, या फिर इंपॉर्टेंट और फंसने वाली बात, लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब कि या तो उसने इशू कर दिया तो उस डेट को ले लो, नहीं इशू किया तो भैया सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग क्या लास्ट डेट थी जिस दिन उसको इशू कर देना चाहिए था, तो उस डेट को हम मान लेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो सेक्शन 31 का रेफरेंस यहां पे आ गया। मतलब मोटा मोटा क्या है, इनवॉइस की इशू की डेट, पहला पॉइंट। दूसरा, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। मतलब कि अगर पैसे मिल गए तो वो डेट, तो इनवॉइस इशू हुआ या पैसे मिले, व्हिचएवर इज अर्लियर, उस डेट को हमें क्या मानना है? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपको पैसे नहीं मिले, आपने इनवॉइस इशू कर दिया, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर पैसे मिल गए हैं, इनवॉइस इशू नहीं किया, तो जो पैसे मिल गए वो क्या माना जाएगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई। प्रैक्टिकली देखो क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि कभी भी गुड्स के केस में ना पैसे पहले नहीं मिलते, इनवॉइस इशू हो जाता है, पैसे हमेशा बाद में मिलते हैं प्रैक्टिकली, अनलेस कि कोई आपको एडवांस दे रहा हो। कभी आपने देखा है कि मैं अगर रेगुलर आप मेरे कस्टमर हो, मैं आपको सामान बेचता हूं, तो आप क्या करते होगे? पहले मुझसे सामान ले लेते होगे, बाद में थोड़े टाइम के बाद कुछ एक क्रेडिट पीरियड होता है, जनरली 10 दिन 15 दिन महीना भर जो भी होता है, उसके बाद आप मुझे पेमेंट देते हो। जनरली प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसा ही होता है, अनलेस कि आपने कोई एडवांस बुकिंग कराई और तब मुझे पैसा दे दिया और मुझे उसके बदले आपको माल बेचना है, तो वो एडवांस मनी आएगा, तभी पूरा पैसा नहीं आएगा। और आप आगे चल के पढ़ोगे कि भैया जीएसटी के अंदर इसको क्लैरिफाई किया गया था कि गुड्स के सेंस में और फॉरवर्ड चार्ज के सेंस में अगर एडवांस पैसा होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मतलब क्या हुआ कि उस केस में सिर्फ और सिर्फ पहला वाला पॉइंट रेलेवेंट हो गया कि जब इनवॉइस इशू होगा या इशू हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 के हिसाब से, उस डेट को ये क्या मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों? अगर एडवांस पैसा आया है, और केस कौन सा है? नंबर 1 गुड्स का और नंबर 2 फॉरवर्ड चार्ज का। तो इन दो सिचुएशन में अगर एडवांस पैसा आता है तो उसको हम
कंसिडर नहीं करते जीएसटी पेमेंट के लिए। ये आगे चल के अपने को पढ़ने को मिलेगा। तो उस केस में सिर्फ एक ही प्रोविजन रह जाएगा, क्योंकि गुड्स के सेंस में कभी भी जनरली पैसा जल्दी आता नहीं है। पढ़ेंगे अपन आगे। नाउ प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन क्या ऐड किया, व्हेन सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव एन अमाउंट अप टू 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। क्या कह रहा है कि सपोज करो 50,000 का आपने इनवॉइस इशू किया था, या 50,000 का आपका कंसिडरेशन था टैक्स इनवॉइस का, आपको इसके बदले में जो पेमेंट मिल गई है वो सपोज मिल गई 50,500 रुपए, 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये कह रहा है कि इस 500 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इसका वो माना जाएगा जिस दिन इस 500 रुपए का इनवॉइस इशू करेगा कौन, सप्लायर। सप्लायर ने काम किया, 50,000 का आपको इनवॉइस इशू किया था, आपसे पेमेंट मिल गई मुझे कुछ 400-500 रुपए ज्यादा, तो 400-500 ज्यादा मिल गया, उसका भी तो इनवॉइस आपको देना पड़ेगा ना, बिल तो लोगे ना आप। तो उसका इनवॉइस में जिस दिन इशू करूंगा उस डेट को मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ये कब तक है, जब तक आपका जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना है, 1,000 रुपए तक। अगर सपोज करो एक्सेस अमाउंट आपका 5,000 रुपए आ गया, आपको 50 के बदले 55,000 रुपए आ गए, तो फिर तो यही रूल लगेगा जो रूल है आपका, इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, बट अगर 1,000 रुपए तक आ रहा है तो फ्रीडम किसको दे दी, सप्लायर को, कि भैया तुम जब इसकी बिल काटोगे ना उस डेट को मान लेना टाइम ऑफ सप्लाई। कब तक, अप टू 1,000 रुपीज बस। ठीक है, वो भी कब, जब आपका एक्चुअल टैक्स इनवॉइस इशू हो रखा है और उससे एक्सेस पैसा आ गया है 1,000 रुपए तक, तो उस केस में फ्रीडम दे दी गई किसको, सप्लायर को। ऑल इज वेल, एक सेकंड जरा, हाँ जी। तो ये प्रोविजन समझ में आ गया कि भैया 1,000 रुपए तक एक्सेस होगा तो उस केस में क्या प्रोविजन है। फिर देखो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, जो ऊपर हमने ए और बी पढ़ा, द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस मे बी द पेमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि भैया जो सप्लाई है उसको कितना मानोगे। सपोज करो मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको 5 लाख का गुड्स बेचूंगा, लेकिन मैंने आपको सप्लाई जो किया, जो इनवॉइस दिया है वो भी 1 लाख का दिया है, तो सप्लाई कितना माना जाएगा, 5 लाख या 1 लाख? ऑब्वियसली 1 लाख। जितना का सप्लाई मैं करूंगा वही चीज कह रहा है ना कि जो सप्लाई है वो क्या डीम करके चल रहा है, क्या मान के चल रहा है, टू बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। या तो उतने का आपने इनवॉइस दे दिया जितना ही उतना ही मान के चलोगे, या फिर आपकी पेमेंट हो गई तो उसको मान के चलोगे। पेमेंट जनरली प्रैक्टिकली होती नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, इनवॉइस, उसको मान के चलना है। तो इसका बेसिक सेंस यही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है बड़े अमाउंट का, लेकिन अभी इनवॉइस जितना इशू किया उतने को ही आप क्या मानोगे, सप्लाई, उतने पे ही जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होगी। क्लियर। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। अब देखो क्लॉज बी के अंदर क्या लिखा था कि पेमेंट की डेट। पेमेंट की डेट का क्या मतलब है, तो पेमेंट की डेट का 2 मतलब है। नंबर 1 कि या तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री कर दी, जैसे बैंक एंट्री थी वो मार दी आपने, या फिर आपके बैंक में क्रेडिट हो गया, तो दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी ना उसको मानी जाएगी पेमेंट की डेट। ठीक है, या तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले एंट्री क्यों करेगा, बैंक में आएगी उसके बाद ही एंट्री करेगा। अब बैंक में आ गया, उसके उसने 5 दिन के बाद एंट्री करी, तो क्या हम इंतजार करेंगे वो कब एंट्री करेगा, नहीं, बैंक में आ गई उसको मान लो। कोई बावला उसने पहले ही एंट्री कर दी तो उस डेट को मान लो। मतलब क्या है, व्हिचएवर इज अर्लियर, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगा या फिर बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट हो गया, दोनों में से जो भी पहले होगा। तो शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 1, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट, व्हिचएवर इज क्लियर। ऑल इज वेल। चलो जी, नाउ देखो एक और बत्ती जल रही है, कुछ देखो जरा क्या कह रहा है। प्रैक्टिकली इन केस ऑफ गुड्स, कह रहा है प्रैक्टिकली गुड्स के केस में क्या होता है, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर इज नो लॉन्गर अ क्राइटेरियन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या कह रहा है कि भैया जनरली जो गुड्स के केस में बात करें तो पेमेंट जो रिसिप्ट होगी ये वाली डेट जो है वो किसी काम की नहीं रह गई है प्रैक्टिकली। बाकी वो कह रहा है एनालिसिस में आपको और समझ में आएगा, बट प्रैक्टिकली जो मैंने भी बताया कि भैया पेमेंट पहले आने का कोई सेंस बनता नहीं है, एडवांस आ सकता है, उसको जीएसटी लॉ कहता है कि उसको काउंट आपको करना नहीं है, तो फिर पेमेंट वाली बात तो इररिलेवेंट सी ही होगी। चलो आगे, क्लॉज सबसेक्शन आपका 3 क्या कह रहा है। 3 बात करेंगे रिवर्स चार्ज का, भी आपने देखा किसका सारा चिट्ठा, फॉरवर्ड चार्ज का। अब बात किसकी कर रहा है,
रिवर्स चार्ज का। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे कुछ डेट्स बताएगी, इसमें से जो भी पहले की डेट होगी उसको टाइम ऑफ सप्लाई अपन मान लेंगे। अब एक चीज बताओ, रिवर्स चार्ज सामान आप दे रहे हो या सामान आपको मिल रहा है? रिवर्स चार्ज पे कौन टैक्स पे करेगा? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को सामान मिलता है? रिसिपिएंट का, रिसिपिएंट को पैसे मिलते हैं? नहीं। तो दोनों की टर्म को थोड़ा सा क्लियर रखना, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में आपने क्या देखा है, गुड्स सप्लाई हो रहा है, यहां पे गुड्स रिसीव होगा, जिसको पैसे दे रहे हैं गुड्स रिसीव होगा। वहां पे अमाउंट क्रेडिट हो रहा था अकाउंट में, यहां पे अमाउंट डेबिट होगा अकाउंट में, क्योंकि उसको पैसे देने हैं। तो ये फर्क रहेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स देने हैं, तो उसको सामान मिलेगा या वो पेमेंट देगा। इनवॉइस इशू करेगा क्या? वो इनवॉइस इशू करेगा क्या? नहीं। तो उसकी यहां पे लेस रेलेवेंस है, यहां पे उसकी रेलेवेंस जो है वो लेस है। देखो जरा, क्या है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 रिसिप्ट ऑफ गुड्स, उस बंदे को सामान मिल गया, वो डेट काम की है। दूसरा, पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो पेमेंट वाले दूसरा पॉइंट हो गया, पहला हो गया रिसिप्ट, दूसरा हो गया पेमेंट। पेमेंट में दो बातें वही लेके चलनी है आपको, कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी या फिर आपके बैंक से पैसे कट गए, डेबिट हो गया, व्हिचएवर इज अर्लियर। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। अब इनवॉइस ये इशू नहीं करेगा, कौन इशू करेगा? सप्लायर। तो कह रहा है सप्लायर ने जो इशू किया उसके 30 दिन खत्म होने के बाद की जो डेट होगी, मतलब क्या इन शॉर्ट कि 31st डे जो होगा, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उसके बाद का जो 31वां दिन होगा, उस दिन को भी आपको यहां पे कंसीडर करना। और इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया सपोज, ठीक है, आपको गुड्स नहीं मिला, मतलब बाद में मिलेगा, आपने पेमेंट नहीं की, बाद में करोगे, लेकिन उस केस में भी इनवॉइस इशू के 31वें दिन को आपको क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई, और आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। आपको गुड्स नहीं मिला है, आपने पेमेंट भी नहीं करी है, लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया। क्या ऐसा प्रैक्टिकली होगा? आप लोग ही नहीं इनवॉइस बोले, पागल है क्या, गुड्स तूने दिया नहीं, पैसे मैंने दिए नहीं, इनवॉइस काटे जा रहा है, मतलब नहीं उसका। बट अगर ऐसा कहीं है तो उस केस में आपको इसी रूल को फॉलो करना है। बट प्रैक्टिकली ये वाली चीज भी रेयरली होती है, क्योंकि गुड्स आ ही जाएगा जनरली, पहले इनवॉइस उसके बाद ही होगा, या पेमेंट गई होगी उसके बाद ही होगा। अच्छा, अगर इस केस में एडवांस आ रखा है तो उसको कंसीडर करना ही नहीं करना? उसको कंसीडर करना है। यहां पे एडवांस इग्नोर नहीं किया गया। यहां पे अगर किसी ने एडवांस दे दिया होगा पहले, तो वो पेमेंट में आ जाएगा, और व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से ये एडवांस वाली डेट पहले मानी जाएगी, तो इस डेट के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। मतलब कि एडवांस को छूट जो दी गई है वो कहां दी गई है? फॉरवर्ड चार्ज के गुड्स के केस में। बस सप्लाई का केस हो वहां कोई छूट नहीं है, चाहे फॉरवर्ड चाहे रिवर्स हो, कोई छूट नहीं है। और अगर गुड्स के केस में बात करें और रिवर्स चार्ज की बात है तो वहां भी कोई छूट नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने एडवांस दे दिया तो ये तो टैक्स भी दे दे, तेरे पास इतने पैसे हैं। तो बात समझ में आ रही है कि रिसिपिएंट ही तो पैसे दे रहा है ना, तो रिसिपिएंट जब एडवांस दे सकता है तो उसके ऊपर का टैक्स भी दे सकता है ना। रिसिपिएंट एडवांस कब दे रहा होगा? उसको श्योरिटी होगी कि सामान मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट करिए सामान मिल ही जाएगा, पेमेंट तुम दे ही सकते हो, तो हमें भी पैसा दे दो जीएसटी का, क्या दिक्कत आ रही? क्लियर? हाँ, जो भी एडवांस होगा उसके ऊपर जितना भी कैलकुलेट होकर निकल के आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, एडवांस के ऊपर, एडवांस अमाउंट के ऊपर। चलो जी, नाउ प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन the time of supply under clause A, B or C, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts for the recipient of supply। मतलब क्या कह रहा है कि भैया कह रहा है कि A, B, C तीनों में से कोई भी डेट हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, कुछ नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में कह रहे हैं कि हमारे पास जो गुड्स आया उसकी हमने एंट्री की होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उस डेट को मान लो क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर तीनों में से एक भी डेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, गुड्स कब आया, गुड्स हो सकता है कभी आया हो और एंट्री कभी हो रही हो, ऐसा पॉसिबल है? गुड्स कभी गोडाउन में आ गया, हमारे स्टोर रूम में आ गया हो, एंट्री हम 10 दिन के बाद करो, क्या इस टाइप की चीज हो सकती है? पेमेंट की डेट आपने कब करी आपको नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, इनवॉइस उसने कब इशू किया और उसके 31 दिन कब बीते ये भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मतलब अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस रूल को लगाना, तो उस केस में क्या मान लेंगे? जिस दिन गुड्स की एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गई उस डेट को क्या मान लो? टाइम ऑफ सप्लाई। कोई कैलकुलेट नहीं करना। ये बात भी कब है? रिवर्स चार्ज के केस में। फॉरवर्ड चार्ज में ऐसा नहीं था। आगे देखो, फोर्थ सबसेक्शन है जो बात करेगा किसकी? वाउचर्स की। तो वाउचर्स का मैंने आपको समझाया था कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो अगर आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में इशू डेट जो होगी वो मानी जाएगी।
मतलब कि डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, वाउचर इशू किया सप्लायर ने और उसमें अमाउंट आइडेंटिफाइबल है 1000 रुपए 500 रुपए जो भी है, सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम कि क्या सप्लाई है, तो उस केस में तो उसी डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई जिस डेट में वाउचर इशू हो गया। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो उस केस में क्या होगा कि जिस दिन वो वाउचर रिडीम होगा, जिस वाउचर जो मिलेगा उसको लेके जाएगा उस मॉल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां पर उसको रिडीम करेगा, तब उसकी एक्चुअल अमाउंट आइडेंटिफाई होगी कि इसने इस वाउचर का कितने का फायदा लिया है, कितने का इसको रिडीम कर पाया, किस चीज में इसको क्या वर्थ थी इस वाउचर की, उस डेट पे क्या माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि उस अमाउंट के बेसिस पे तो आप कैलकुलेट कर पाओगे ना। ठीक है, तो अगर आइडेंटिफाइड है सप्लाई तो उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और अगर नहीं और कोई केस है तो उस केस में क्या होगा रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो वाउचर के केस में दो सिंपल सी बातें और कुछ भी नहीं है। आगे देखो रेजिडुअल बातें आएंगी, अब कौन सी बातें आएंगी रेजिडुअल। तो रेजिडुअल में देखो फिफ्थ सबसेक्शन क्या कह रहा है, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 और 4। 3 अगर नहीं पॉसिबल है तो उस केस में उसने 3 में ही बता दिया था कि जब आपने गुड्स की एंट्री करी उस डेट को मान लेना है, लेकिन आपका सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि भैया 2 के अकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, 3 के अकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, 4 के। 2 मतलब फॉरवर्ड चार्ज, 3 मतलब रिवर्स चार्ज और 4 मतलब वाउचर वाला पॉइंट है। अगर इन तीनों में पॉसिबल नहीं हो पा रहा आपको डिटरमाइन करना टाइम ऑफ सप्लाई, तो उस केस में क्या करना है, कह रहा है इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, मतलब आप अगर रिटर्न फाइल करते हो तो आप रिटर्न मंथली फाइल करते होगे या क्वार्टरली फाइल करते होगे, कोई भी पीरियड होगा जिसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल करते होगे जीएसटी, बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, इज टू बी फाइल्ड, इज फाइल्ड नहीं, इज टू बी फाइल्ड, मतलब क्या है कि जिस दिन पे वो फाइल होना चाहिए था, सपोज कि आपकी रिटर्न की डेट है 24 तारीख हर महीने की, तो 24 तारीख को आप क्या मान लोगे टाइम ऑफ सप्लाई, उसके हिसाब से अगले महीने आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आपकी डेट है 20 तारीख क्वार्टरली की, तो 20 तारीख को क्या मान लोगे क्वार्टरली बेसिस पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जो भी पीरियोडिकल रिटर्न की आपकी डेट होगी उस डेट को आपको क्या मान लेना है टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो एक्सेप्शनल बातें, ऐसा जनरली होगा नहीं, ठीक है, बट एक्सेप्शन है। अच्छा ये भी नहीं हो पा रहा, फिर क्या करें, फिर जिस दिन आप टैक्स पे करोगे, द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, मतलब बंदा खुद से जाग के टैक्स जमा करके आ जाएगा, उस डेट को ही मान लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई। जनरली क्या होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई होने के बाद टैक्स पे होता है। अब हम कह रहे टाइम ऑफ सप्लाई पता ही नहीं कर पा रहे, तो सप्लायर के हाथ में भैया तुम जब टैक्स पे कर दो तभी मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो एक्सेप्शनल बातें हो गई ये रेजिडुअल केसेस, ठीक है, ये दो बातें भी क्लियर है, कोई खास नहीं था। नाउ लास्ट सबसेक्शन है, क्या कह रहा है देखो, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। देखो क्या कह रहा है कि सपोज ए ने बी को कोई इनवॉइस इशू करके दिया 1 लाख रुपए का, और उसको कहा कि भैया इसकी पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर करनी है, नहीं तो 2% का आपको ब्याज लगेगा, ठीक है। उसने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, उसने करी 30 दिन के बाद पेमेंट, उसने इसके ऊपर ब्याज लगा दिया कितना, सपोज 1000 रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है वो तो आपको पता है, आपने पीछे देख लिया, फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है कि आपका इनवॉइस की डेट देखोगे, गुड्स रिसीव की डेट देखोगे, पेमेंट की डेट देखोगे, जो भी कुछ है वो आपने देख लिया। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये 1000 रुपए का जो एडिशन है, जो लेट फी ले रहा है, कौन ले रहा है, ए ले रहा है, किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, इस 1000 रुपए के ऊपर भी तो टैक्स लगेगा। पढ़ा था आपने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट का एग्जेम्प्ट नहीं होता ना, तो मतलब इस 1000 के ऊपर टैक्स लगेगा। अब अगर 1000 रुपए का टैक्स लगेगा तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जिस दिन बी ये 1000 रुपए ए को दे देगा उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि सीधी सी बात है ना, ए को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, ए को सपोज पेनल्टी मिली नहीं, लेट फी या इंटरेस्ट जो था वो मिला ही नहीं, और ए से कहें कि बेटा टैक्स दे दे, तो दिक्कत है, गलत बात है। क्या कहा जा रहा है कि जिस दिन जो सप्लायर है उसको ये लेट फी रिसीव हो जाएगी उस दिन मान लेंगे इस 1000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई। 1 लाख रुपए का तो वही रहेगा जो पहले था, जैसे भी कैलकुलेट किया गया, बट इस 1000 रुपए के लिए आपको सबसेक्शन 6 बता रहा है कि जो भी एडिशन हुआ है आपका, चाहे वो लेट फी की वजह से हुआ, चाहे वो इंटरेस्ट की वजह से हुआ हो, उसका टाइम डेट, जो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई का, वो क्या माना जाएगा, वो डेट जिस दिन सप्लायर को पैसे रिसीव हो जाए। क्लियर है, भी और प्रैक्टिकल है, सिंपल है। चलो जी, तो ये वो तो आपका एग्जाम कैटेगरी में चला गया ना, तो एग्जाम में चला गया, जो भी एग्जाम में चला गया उसकी तो बातें खत्म हो गई। अगर टैक्सेबल है तो कब वो टैक्सेबल होगा, सवाल ये आ रहा है कि टैक्सेबल तो है, तो अपने को पता लग गया बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद, अब हम कह रहे हैं कि ये कब टैक्सेबल होगा, तो उसके लिए डेट आइडेंटिफाई करवा रहा है कि जिस दिन वो आपको पैसा रिसीव हो जाएगा तब वो
टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आ जाएगा, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे। अब सेक्शन 31 का रेफरेंस ले लेते हैं, जिसमें बात किसकी कर रहा है, टैक्स इनवॉइस की। तो सेक्शन 31 आपको क्या बताएगा, सेक्शन 31 से हम क्या देखने जा रहे हैं कि भैया सेक्शन 12 के अंदर एक जगह पे ये लिखा गया कि टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन नंबर 31। वो डेट जिस डेट पे टैक्स इनवॉइस हमारा इशू हो जाना चाहिए ना सेक्शन 31 के हिसाब से, तो अब सेक्शन 31 बताएगा कि ऐसी कौन सी डेट होती है, क्या कंडीशन है जिस दिन पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो जो हमने फॉरवर्ड चार्ज में एक पॉइंट देखा था, वो पॉइंट का यहाँ पे डिटेल में हम जा रहे हैं सेक्शन 31 के अंदर। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि टू द एक्सटेंट रेलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सारा नहीं बताया जा रहा आपको, सिर्फ यहाँ पे उतना बताया जा रहा है जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए रेलेवेंट है। जैसे कि इसका सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 1 देखो क्या कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, कह रहा है तो पहले कर दो बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो जब ये टाइम आएगा उस डेट पे आपको इशू कर देना है। किस टाइम पे, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर आपका जो सप्लाई है उसके अंदर गुड्स की मूवमेंट होनी है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। सपोज आज दिल्ली है, दिल्ली से चल के वो चेन्नई जाएगा, तो उस केस में जिस दिन वो दिल्ली से चल गया, रिमूव हो गया, हमारी फैक्ट्री से निकल गया, उस डेट पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है, या फिर उससे पहले, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, पहला। और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयरऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस, और अगर मूवमेंट नहीं है गुड्स का, दिल्ली से दिल्ली में ही जाना है, तो कह रहे हैं जब वो गुड्स डिलीवर हो जाएगा तब आपको इनवॉइस इशू कर देना है। या फिर एक और वर्ड इंपॉर्टेंट लिखी है, मेकिंग अवेलेबल, मतलब कि जब भी रेसिपिएंट के लिए वो अवेलेबल हो गया, मतलब वो उसको यूज कर सकता है उस गुड्स को, तो उस डेट पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है, या फिर उससे पहले। दो वर्ड आ रहा है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या फिर मेकिंग अवेलेबल। ठीक है, अच्छा क्या इशू करेंगे, इशू अ टैक्स इनवॉइस, आपको क्या इशू करना है, टैक्स इनवॉइस इशू करना है, जिसमें क्या लिखा होगा, शोइंग द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स चार्ज देयरऑन एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और बाकी और बची कुछ बातें जो भी आपको लिखनी है उसके अंदर, बट ये चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो मुद्दा क्या समझ में आया आपको कि भैया गुड्स जब आपका रिमूवल हो जाता है आपकी जगह से, आपकी लोकेशन से एक बार वो चला गया, और अगर वो मूवमेंट में मतलब लंबा समय लगेगा, तो रिमूवल वाली डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू जाना चाहिए। जो वहां पे कह रहा था कि या तो आपने इनवॉइस इशू कर दिया का क्या मतलब है कि सपोज करो रिमूवल हो रहा है आपका 10th मई को, ठीक है, तो सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ है कि इनवॉइस या तो इशू कर दिया सप्लायर ने, या फिर इशू हो जाना चाहिए था। तो रिमूवल अगर 10th मई को हुआ है तो हो जाना चाहिए था क्या डेट है, 10th में। अब अगर सप्लायर जो है वो इशू करता है बाद में, तो कौन सी डेट मानी जाएगी, 10th में। अगर सप्लायर ने 1 महीने पहले इशू कर दिया, 10 अप्रैल को इशू कर दिया, तो कौन सी डेट मानी जाएगी, 10 अप्रैल। मतलब या तो तुम खुद से इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं इशू करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी सेक्शन 31 की रिक्वायरमेंट है उस डेट पे आप उसको लेके चलोगे। एक चीज एक बार और देख लो इस वाली लाइन को, ये वाला था क्लॉज ए, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और the last day on which he is required under section number 31 to issue the invoice with respect of supply। या तो आपने इशू कर दिया, नहीं तो जो भी लास्ट डे आपका सेक्शन 31 बता रहा है उस हिसाब से जो लास्ट डे होना चाहिए था उस डेट को आप यहां पे मान के चलोगे, अगर आपने इशू नहीं किया है तो। ओके, अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो, उसके इसमें आपको कहा गया रिमूवल और डिलीवरी की बात। नाउ प्रोवाइडेड दैट, शर्त क्या है कि गवर्नमेंट जो है may on the recommendation of the council by notification specify the category of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। तो गवर्नमेंट को पावर देने की बात कह रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसके अंदर बदल सकती है, कुछ स्पेसिफाई कर सकती है गुड्स और सर्विसेज को, जिसके ऊपर वो प्रिस्क्राइब कर सकती है वो टाइम जिसपे आपको इनवॉइस इशू करना है। तो ये गवर्नमेंट की पावर है, आपके लिए फिलहाल कोई रेलेवेंट नहीं रह जाता। तो नॉर्मल सिनेरियो में आपको ये पता लगा। आगे देखो, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर जो सप्लाई है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि कोई आप सामान सप्लाई कर रहे हो और वो रेगुलर बेसिस पे होता है, डेली आपका सामान सप्लाई हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो डेली तो बिलिंग होती नहीं होगी उसके। सपोज करो गैस आता है आपके घर में, अगर तो गैस डेली सप्लाई हो रहा है, गैस का मतलब जो पाइपलाइन के थ्रू गैस अगर डिलीवर हो रहा है तो डेली सप्लाई हो रहा है, डेली कंजप्शन हो रही है, क्या उसकी डेली बिलिंग होती है, नहीं।
गुड्स तो डिलीवर हो गया, लेकिन क्या डेली बिलिंग हो रही है? गुड्स तो डिस्पैच हो गया, यूज कर पा रहा सामने वाला, लेकिन क्या उसकी डेली बिलिंग होगी? नहीं। तो उस केस में कैसे काम चलेगा? उस केस में क्या डेट लेनी है? तो कह रहा है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। मतलब क्या है कि जब ऐसा सक्सेसिव स्टेटमेंट निकलता होगा, मतलब क्या है कि पूरे महीने आपने कंज्यूम किया, फिर एक स्टेटमेंट निकल के आता होगा इतना कंज्यूम किया, ठीक है? तो जो वो स्टेटमेंट निकला वो दिन या उससे पहले की डेट पे आपको इनवॉइस इशू करना है, और अगर नहीं है तो एज द केस में बी ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड, या फिर पेमेंट आ गई जिस दिन पे, उस डेट को आपको मान लेना है कि उतने पेमेंट का आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो मुद्दा समझ में आ रहा है कि अगर कोई कंटिन्यूअस सप्लाई चल रहा है तो आप एक डेट पे उसकी स्टेटमेंट निकलती होगी, सपोज किसी ने फिक्स किया हुआ है कि 10 तारीख को स्टेटमेंट निकालते हैं और देखते हैं पिछले महीने में कितना कंजम्पशन हुआ, और उसके बेस पर इनवॉइस इशू कर देते हैं। तो 10 तारीख को जब आपका उसका स्टेटमेंट निकल रहा है, वो 10 तारीख या फिर उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना है, नंबर 1। या फिर अगर पेमेंट आ जाती है आपको, जो पीरियडिकल पेमेंट करता होगा सामने वाला बंदा कि भैया 10 तारीख को पेमेंट करता होगा या अपने हिसाब से एक लमसम पेमेंट करता होगा, तो जब पेमेंट दे देगा उस डेट पर आपको इनवॉइस इशू करना, ठीक है? ये पंगा कब है? कंटिन्यूअस सप्लाई के अंदर, क्योंकि वहां पे आपके डिलीवरी के बेसिस पे आप नहीं कर सकते काम, डिस्पैच के बेसिस पे आप नहीं कर सकते काम। नाउ तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? तीसरा आपने कौन सा पढ़ा था? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। पढ़ा है आपने अकाउंट्स के अंदर? ऐसा अकाउंट्स में ऐसा पढ़ा होगा कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा? तो देखो क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो बातें लिखी थी आपने, सबसेक्शन 1 पढ़ा ये वाला, सबसेक्शन 4 पढ़ा ये वाला, आप सबसेक्शन 7 पढ़ रहे हो, उतनी बातें जो रेलेवेंट है आपको सारी नहीं बताई जा रही फिलहाल। तो सबसेक्शन 1 में जो रखा है उसको कह रहा है छोड़ते हुए, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ before at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier। तो यहां पे एक और बेनिफिट क्या दे दिएगा? 6 महीने का। क्यों? क्योंकि यहां पे जब गुड्स जाता है तो उसमें वापस आने के, रिटर्न होने के चांसेस भी रहते हैं। ये एक्चुअल में सेल नहीं हुआ है, ये डिपेंड करेगा, अगर सामने वाला बंदा बेच पाया तो सेल मानी जाएगी, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा। ऐसे होता है प्रैक्टिकली। तो क्या कहा जा रहा है कि जब ये सप्लाई हुई उससे पहले की डेट ले लो, या फिर जिस दिन वो रिमूव हो रहा है आपके वहां से उससे 6 महीने की डेट ले लो, विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या है इसका कि भैया आपने अगर इनवॉइस इशू कर दिया, सपोज करो रिमूवल हुआ है आपका 1 अप्रैल को, ठीक है? तो 1 अप्रैल से आपको कितने टाइम की मोहलत दी जा रही है? 6 मंथ। 1 अप्रैल से आपको कितने टाइम की मोहलत दी जा रही है? 6 मंथ की। या तो इससे पहले आपने खुद ही इनवॉइस इशू कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आपने इशू नहीं किया तो 6 महीने जब खत्म हो जाएंगे तो मान लिया जाएगा इनवॉइस इशू की डेट, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने इससे पहले खुद ही, whichever is earlier, इससे पहले खुद ही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसके बाद कर रहे हो, आप सपोज 1 दिसंबर को इनवॉइस इशू कर रहे हो और इसके 6 महीने कब खत्म हो जाते हैं? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को तो क्या मानी जाएगी? whichever is earlier 30 सितंबर। मतलब मैक्सिमम पीरियड जो आपको इनवॉइस इशू करने का मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6 महीने का इस केस में। और उससे पहले अगर आप खुद ने इशू कर दिया तो उस केस में तो whichever is earlier है ही, जो आप इशू कर दोगे वो डेट मान ली जाएगी। क्लियर है? तो ये 3 टाइप की कैटेगरी बताई गई है, नॉर्मल सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के केस में। तो इन 3 सिचुएशन के अंदर सेक्शन 31 को हमने रेफर किया। उसने बताया कि इशू इनवॉइस की डेट क्या होती है। जो भी इनवॉइस की डेट होती है वो आप चिपकाओगे कहां पे? सेक्शन 12 के अंदर। तो आपको पता लगेगा प्रोविजन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। मतलब इसके रेफरेंस से आपको सेक्शन 12 को सॉल्व करना है। क्लियर है? ये सारी बातें हैं, ऑल तो हमने काफी डीप में पढ़ लिया है, लेकिन एनालिसिस पढ़ेंगे इसका और क्लैरिटी आएगी। उसमें कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। एक देखो यहाँ पे बत्ती क्या चल रही है, क्या कह रहा है? कह रहा है सेक्शन 12 जो है वो हमेशा आपको पढ़ना है सेक्शन 31 के साथ, which prescribes in detail the date on which the tax invoice for supply of goods must be issued in various situation। तो हमने 3 सिचुएशन देखी, 3 सिचुएशन में पता लगा कि आपका इनवॉइस कब इशू होना चाहिए। तो सेक्शन 12 को हमेशा जो पढ़ा जाएगा वो कैसे पढ़ा जाएगा? सेक्शन 31 के साथ। सेक्शन 13 को भी जब हम पढ़ेंगे तो भी कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 31 के साथ। चलो जी, फिलहाल में इतना ही। एनालिसिस को लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।